हाँ भाई फर्स्ट ईयर। आप लोगों के में जो नया पेपर स्टार्ट हुआ है आज से वो है सेल बायोलॉजी, है ना। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज से, तो चलिए बात कर लेते हैं। सेल बायोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। ये कोशिका विज्ञान जो है क्लास, पहली बात तो ये कि ये आपका पेपर सेकंड है, ठीक है। कल आप लोगों को ये बताया गया था कि सेल बायोलॉजी को हम और किस नाम से जानते हैं, साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। साइटो मीन होता है सेल, है ना। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले कोशिका विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन। ये दोनों में इसलिए लिखा जा रहा है जिससे आप कोई भी एक चीज याद रखें कि जब हम लोग बात करते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में, तो सेल बायोलॉजी का मतलब होता है यहाँ पर हमें स्टडी किसकी करनी है, सेल की, ठीक है। कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम उस विज्ञान की उस शाखा को हम किस नाम से जानते हैं, सेल बायोलॉजी के नाम से। सेल बायोलॉजी कहें चाहे साइटोलॉजी कहें, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी सेल के बारे में कि सेल की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी उन्होंने क्या कहा था, वो जो सेल थे वो आपके क्या चाहिए, हाँ भाई, वो जो सेल थे आपके वो कैसे थे, मृत सेल थे, मृत कोशिकाएं थी वो, ठीक है। चलिए, लेकिन और साथ में बताया था कि कोशिका जो है उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस की खोज जो थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सॉरी, क्या नाम है, विदिता। चलिए बात कर लेते हैं फिर हम। बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्लास आप लोगों को बताया जाएगा कि कोशिका के साथ साथ और भी कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत सारी उनकी खोज की थी, जो कोशिकांगों की खोज की थी, जो आपके में है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज का। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें आपके फर्स्ट रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी केंद्रक की, किसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। सेकंड, श्वान व श्लीडेन, ठीक है। श्वान व श्लीडेन ने दिया था आपकी सेल थ्योरी, मतलब आपकी कोशिका सिद्धांत दिया था। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा क्लास, और जब एग्जाम होता है तब इसे आप एक बार अपनी आंखों के सामने से होते हुए जरूर जाइएगा, क्योंकि ये 1 मार्क में अप्रोक्स आ ही जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। कि जैसे कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत की एक लाइन है कि आपकी जो नई कोशिकाएं हैं उनका उद्गम हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही हुआ करता है, ठीक है। तो ये बात कोशिका सिद्धांत में तो आती है, लेकिन ये बात श्वान व श्लीडेन ने नहीं कही थी। ये बात कही थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विर्चोव, ठीक है। क्या नाम था उनका, विर्चोव, ठीक है। तो विर्चोव ने कहा था, और इनकी लाइन भी आपकी कहाँ जाती है, कोशिका सिद्धांत में ही जाती है, कि हमेशा नई सेल जो है वो पुरानी कोशिकाओं से ही वो बनती है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। वॉल्डेयर,
वोल्टेयर ने गुणसूत्रों की खोज की थी। ठीक है। फिफ्थ, आल्टमैन ने खोज की थी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की। कैमिलो गोल्जी, तो देखिए गोल्जी, कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के सम्मान में हम क्या नाम देते हैं, गोल्जी एपरेटस को, मतलब गोल्जी काय। गोल्जी काय होता है ना, गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी की खोज की थी। तो गोल्जी से आप लोग इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये इनके सम्मान में ही कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बीडल व टॉटम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक जीन, एक एंजाइम, ठीक है, सिद्धांत का, ठीक है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो था वो किसने दिया था, वो बीडल व टॉटम नाम के साइंटिस्ट थे दो, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट, डी ड्यूव के साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी लाइसोसोम की खोज। नाइन्थ, वॉटसन व क्रिक ने डीएनए के, ये जो डबल स्टैंडर्ड, ये इस तरह से जो कुंडली नुमा संरचना होती है डीएनए की, इसके बारे में किसने बताया था, वॉटसन व क्रिक ने बताया था। तो डीएनए के द्विकुंडलन संरचना दी थी। ठीक है। तो चलिए क्लास, पहले तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए, फिर इसके बाद में एक बात और बता देते हैं। ये चलिए रुकिएगा अभी, इसमें एक और साइंटिस्ट ऐड कर देते हैं हम, उसके बाद आप डायरेक्ट ले लीजिएगा एक बार में। ठीक है। ये था जैकब व मोनार्ड, उन्होंने दिया था आपका ओपेरोन मॉडल। ठीक है। इसका अब आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सेल के बारे में कि कोशिका क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं जीवन की मूलभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, या मैं ये कहूँ जीवन की सूक्ष्मतम इकाई जो है वो कोशिका होती है, सेल होती है। ठीक है। ये तो आप लोग बहुत पहले से स्टडी करते आ रहे होंगे, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर हम लोग। आप जानते हैं सेल किसे कहते हैं, ठीक है, ये तो हमने बता ही दिया। अब हम बात करें अगर आकार की, तो कोशिका का कोई एक पर्टिकुलर साइज नहीं होता क्लास, वो छोटे से छोटा भी देखने को मिलता है, जैसे हम पीपीएलओ में बात करते हैं। ठीक है। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, पीपीएलओ, है ना। और सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो कहने की बात ये है कि यहाँ पर आपकी जो कोशिका है उसका कोई भी एक पर्टिकुलर साइज हम नहीं देख सकते, लेकिन जब हम लोग बात करें साइज के बारे में तो इसका ये 2 म्यू से लेकर, ठीक है, 2 म्यू से लेकर ये
कुछ मिलीमीटर तक हो सकती है, ठीक है, वो कुछ मिलीमीटर कुछ भी होगा, ठीक है। वहीं जब हम लोग बात करें तो सबसे सूक्ष्म कोशिका वो एक बैक्टीरिया की है, ठीक है। किसकी है सूक्ष्मतम कोशिका के तौर पर? एक बैक्टीरिया है जिसे हम लोग पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका जो नाम है दैट इज अ माइकोप्लाज्मा हाँ भाई, तो इसकी जो नाम है बैक्टीरिया का वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। ये कोशिका जो है बैक्टीरिया की सबसे सूक्ष्मतम कोशिका मानी गई है, मतलब सबसे छोटी कोशिका होती है। वही जब हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, तो सबसे बड़ी कोशिका के तौर पर आता है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा, मतलब ऑस्ट्रिच जो होता है, ठीक है ना, उसका अंडा। ठीक है। वहीं आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जब हमने बात की आपकी आकार की, ठीक है, तो उसकी आकृति भी कोई एक तो होती नहीं है, कोशिकाओं की बहुत विभिन्न आकृतियों में मिला रहता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया की अलग होती है, प्रोटोजोआ में अलग होगी, अमीबा में अलग होगी, इतने सारे एनिमल्स आपने पढ़े हैं, उन सब में कोशिकाओं का जो आकृति होती है वो सब अलग अलग मिला करती है। लेकिन जब हम उनकी संख्या की बात करें, मतलब कितनी संख्या प्रेजेंट होती है आपकी कोशिका में, ठीक है, तो यहाँ पर एक कोशिकीय जीव भी मौजूद होते हैं। एक कोशिकीय जानते हैं ना, ऐसे जंतु जिनका शरीर सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना हो, वो जंतु एक कोशिकीय कहलाते हैं, है ना, जिन्हें हम बोलते हैं, आपका एक एग्जाम्पल देखें तो अमीबा एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय है, ठीक है। वहीं ये तो बात रही संख्या के आधार पर एक कोशिकीय व दूसरा है बहुकोशिकीय, ठीक है। तो जब हम लोग क्लास बात करें बहुकोशिकीय जंतुओं के बारे में, तो बहुकोशिकीय मतलब ऐसा जंतु जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं का बना हो, ठीक है, वो सभी किसमें जाते हैं? आपके बहुकोशिकीय में। इसमें तो आप कोई भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मानव ले लीजिए, ठीक है, मानव, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, या फिर कोई भी ऑर्थ्रोपोड, एनिलेड, किसी का भी जंतु उठा लीजिए, ठीक है, मिलीपीट वगैरह, वो सब किस में आएंगे? बहुकोशिकीय में आएंगे। लेकिन क्लास अगर हम लोग बात करें मानव के बारे में, ठीक है, तो जब हम इसकी औसत कोशिकाएं बात करें, ठीक है, हम किसी भी बात करते हैं जब, तो औसत के बारे में बात करते हैं कि अप्रोक्स कितनी होती है, ठीक है ना। एक नॉर्मल मानव में कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं? तो एक नॉर्मल मानव में जो कोशिकाएं होती हैं वो 10 टू दी पावर 14 कोशिकाएं मौजूद होती हैं मानव में, ठीक है। मनुष्य में कितनी कोशिकाएं मौजूद होती हैं? 10 टू दी पावर 14 कोशिकाएं, ठीक है। जरा आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा क्लास, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर उसमें जरूर लिख लीजिएगा। होप सो ले लिया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग कोशिका। अब हम बात कर लेते हैं आज से सेल के बारे में।
ठीक है, कि सेल का डायग्राम कैसा होता है, ठीक है, वो किस तरीके से दिखती है। तो एक बहुत सिंपल सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे, जंतु कोशिका के बारे में बताया जा रहा है क्लास यहाँ पर, ठीक है, बहुत इजी वे में बताया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना उस चीज का। इन सब का हिंदी रूपांतरण कर दिया जाएगा। हाँ भाई, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कोशिकांग और कोशिका के बारे में बात की जा रही है। तो जब हम लोग पास बात करते हैं कोशिका के बारे में, ठीक है, तो कोशिका में जो मुख्यतः पाई जाती है, आप जानते हैं इसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। किसी किसी डायग्राम में आप लोग यहाँ से देखेंगे कि कोशिका झिल्ली में से फ्लैजिला या सीलिया निकलते हुए बनाए जाते हैं हमेशा, है ना, तो आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि वो भी तो भाई किसका, कोशिका का ही भाग होता है। तो जब आप लोग सीलिया या फ्लैजिला बनाएंगे, तो जहां से आप लोगों ने इसका ये उद्गम स्थल दिखाया है, वहां पर आप लोग बेसल बॉडी या फिर काइनेटोस्टोम लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, बेसल बॉडी या फिर काइनेटोस्टोम वो लिखना नहीं भूलेंगे, और दिस इज सीलिया, ठीक है। वहीं आप लोग जानते हैं कि कोशिका के बीच से थोड़ा सा साइड की तरफ एक केंद्रक पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियस, ठीक है,
यहाँ पर पहली बात क्लास, ये जो डायग्राम बनाया गया है यूकैरियोटिक कोशिका का है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इन दोनों में डिफरेंस बताया जाएगा अभी, ठीक है। पहले आप लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो इसमें एक वेल मैनेज्ड, मतलब एक पर्टिकुलर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक केंद्रक दिखाया गया है, जबकि हम प्रोकैरियोटिक में इस तरह से शो नहीं कर सकते हैं एक पर्टिकुलर, क्योंकि वो वेल मैनेज्ड नहीं होता है ना। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड ना होने की वजह से उसे हम प्रोकैरियोटिक में रखते हैं, जबकि यहाँ पर ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए इसे हम यूकैरियोटिक कोशिका में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, इसके बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली, नॉट कोशिका झिल्ली। केंद्रक के ऊपर है ना, तो हम बोलेंगे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। केंद्रक के अंदर की तरफ यहाँ पर एक फ्लड, एक द्रव भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर सैप, यानी कि केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव, क्योंकि ये एक ऐसा द्रव है जो केंद्रक के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव बोलते हैं। वहीं न्यूक्लियस के अंदर, मतलब केंद्रक के अंदर एक और छोटा पिंड नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, मतलब केंद्रिका। क्या कहते हैं? ये देखिए, ये है आपका केंद्रक, केंद्रक के अंदर ये मौजूद है आपका न्यूक्लियोलस, मतलब केंद्रिका, ठीक है। केंद्रिका के बाहर की तरफ यहाँ पर एक जालनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन नेट। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन या फिर क्रोमैटिन नेट। नेट मतलब होता है जाल, ठीक है। तो ये जालनुमा संरचना है जो केंद्र के अंदर है, इसलिए इसे हम क्रोमैटिन नेट की वजह से जानते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने अब तक किसके बारे में बात कर ली है? पहला आपकी किसके बारे में? ये होती है आपकी कोशिका झिल्ली। कहाँ लिखी है कोशिका झिल्ली? कहीं से लिखी थी, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सीलिया मौजूद है, सीलिया की उत्पत्ति काइनेटोस्टोम से हुई है, ठीक है। कोशिका के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव, ठीक है। कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, वो भी ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब सुसंगठित, ठीक है। सुसंगठित होने की वजह से इसे हम यूकैरियोटिक में रखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक के ऊपर की झिल्ली को हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर की तरफ एक पिंडनुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रिका, ठीक। इसमें एक द्रव भरा रहता है केंद्रक के अंदर, इसीलिए से बोलते हैं केंद्रक द्रव या फिर न्यूक्लियर सैप, ठीक है। अब रह जाते हैं आपके कुछ कोशिकांग, ठीक है। कोशिकांग का मतलब क्या होता है? कोशिका के अंदर मौजूद अंगों को हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग या फिर सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल में कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है। अब चूंकि ये कोशिका जो है वो यूकैरियोटिक की बताई जा रही है, तो राइबोसोम भी इसमें ATS टाइप के मौजूद होंगे, ठीक है। क्रोमैटिन नेट के बारे में बता ही दिया। यहाँ पर एक होता है तारक काय, यानी कि सेंट्रियोल, जो किसमें मदद करता है? ये मदद करता है आपका सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में मदद करता है। एक होती है लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर पाचक रस मौजूद होते हैं, डाइजेस्टिव सैप, ठीक है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ये फट जाती है ना अपनी आप थैलियां, तो इसीलिए इसे हम सुसाइडल बैग या फिर आत्मघाती थैले बोलते हैं इन्हें हम, ठीक है। इसमें एक रिक्तिका पाई जाती है, और रिक्तिका को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है।
वन इज गोल्जी एपरेटस। आप जानते हैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, इसकी खोज किसने की थी? अभी बताया था, कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने ही जब इसका अध्ययन किया था तो उन्हीं के सम्मान में उसे हम गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर आपके मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जब वो लाइसोसोम पर क्या मौजूद होते हैं? ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर आपके राइबोसोम आकर लग जाए, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या आके लग जाए? राइबोसोम, उसे हम बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। और ऐसा अंतःप्रद्रवी जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, समझ में आया क्लास? देखिए, इसमें मैंने कहीं भी सेल वॉल के बारे में जिक्र नहीं किया है क्योंकि कोशिका भित्ति इसमें मौजूद नहीं होती है ना। जंतु कोशिका में कभी भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसीलिए इसे हम किसमें रखते हैं? हमेशा आपके जंतु कोशिका में। जबकि जिसके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है उसे आप पादप कोशिका बोलते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारी और भी तो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लास्टिड मौजूद होता है, उसका रिक्तिका इतनी बड़ी ना होकर थोड़ी बड़ी साइज में हम लोग बनाते हैं जनरली, है ना। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि इसमें से मतलब कोशिका और कोशिकांगों के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट ईयर समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है? यस, गुड। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। अभी मैंने एक बात बताई थी कि ये कोशिका जो है ये यूकैरियोटिक में है। ठीक है, तो अभी चलिए अंतर देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। पहली बात क्लास, यहाँ पे जो ये भी बताया जा रहा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन दोनों में ही डिफरेंस बहुत आता है। ठीक है, जो अभी आप लोगों को बताया भी जाएगा। कोशिका क्या है, और कभी कभी पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, या स्टार्टिंग में जो आपको बताए गए थे साइंटिस्ट की नेम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आता है सेल बायोलॉजी में, और डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी लेकर रखा करें, डजंट मैटर। ठीक है, या बुक से आप स्टडी कीजिए तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे आपकी प्रोकैरियोटिक एंड, एक सेकेंड, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। फर्स्ट ईयर आप लोग जरा रीजन कीजिए प्लीज।